Okay class, so on first year chemistry, chapter 5, energetics of chemical reaction, I am going to discuss today an important topic of this chapter, that is Hess's law of constant heat of summation. Hess's law इसलिए कहते हैं बिकॉज एक साइंटिस्ट था हेस, G.H. हेस, उस साइंटिस्ट ने इस लॉ को पेश किया था, इस कानून को पेश किया था, दैट्स वाई इसको हेसेस लॉ कहा जाता है। और 1840 में इस लॉ को इसने पेश किया था। कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, हीट ऑफ समेशन, कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन से मुराद के हीट ऑफ समेशन कांस्टेंट आएगी, समेशन से मुराद होती है एडिशन, ठीक है। और ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ आपसे कहता है द चेंज इन एंथैल्पी फॉर अ रिएक्शन रिमेन सेम इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस, कि जब कोई भी रिएक्शन हो रहा होता है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो चाहे वो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए, रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट बन जाए, या चाहे वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो, दोनों सूरतों में जो चेंज इन एंथैल्पी होगी या जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी वो कैसी हो गई, वो सेम होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। मतलब एक रिएक्शन आप सिंगल स्टेप में करें, चाहे आप उसको मल्टीपल स्टेप्स में करें, दोनों सूरतों में क्या होगा कि जो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू होगी वो आपके पास कांस्टेंट आएगी, वो आपके पास सेम आएगी, एक जैसी आएगी। और इसी हेसेस लॉ को इस्तेमाल करते हैं कैलकुलेट करने के लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन को, जो हीट ऑफ फॉर्मेशन को न्यूमेरिकल्स हमने लास्ट क्लास में कर लिए हैं चैप्टर 5 में ही। तो याद होगा आपको, ये कंप्लीट रिएक्शंस हमने किए थे, कोएफिशिएंट न्यूमेरिकल किए थे, 3 क्वेश्चंस मैंने कराए थे इसके। एक्सप्लेनेशन की बात करो तो कंसिडर करें एक रिएक्शन को जिसमें एक रिएक्टेंट ए है, वो कन्वर्ट हो रहा है डी में, प्रोडक्ट डी में, डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर, और जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा एच आ रहा है। मतलब एक रिएक्टेंट ए वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जा रहा है डी में, तो ए जब रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट डी में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की एब्जॉर्प्शन या जो रिलीजिंग हो रही है, उसको हम डेल्टा एच से शो कर रहे हैं। डेल्टा एच जो है वो उसका डायरेक्ट प्रोसेस के अंदर इसका एंथैल्पी चेंज है। दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी कंप्लीटेड इन मल्टीपल स्टेप्स। यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में भी कंप्लीट हो सकता था। मल्टीपल स्टेप्स से मुराद ये कि 2-3 डिफरेंट स्टेप में। पहले स्टेप में क्या होता है भाई, ए बी में कन्वर्ट होता और जो एंथैल्पी चेंज आती है वो डेल्टा एच होता, फिर बी सी में कन्वर्ट होता, तो फिर जो हमारे पास एंथैल्पी चेंज आता है वो डेल्टा एच 2 होता, और फिर जब सी डी में कन्वर्ट होता तो फिर हमारा एंथैल्पी चेंज आता है डेल्टा एच 3, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्ट प्रोसेस में ए डायरेक्टली डी बन जा रहा है, और इनडायरेक्ट प्रोसेसेस के अंदर क्या हो रहा है, ए पहले बी बन रहा है, फिर बी से सी, फिर सी से डी। तो हेस लॉ ये कहता है, हेसेस लॉ ये कहता है कि जो डेल्टा एच आपको डायरेक्ट स्टेप में देनी पड़ी होगी, डायरेक्ट रिएक्शन में, वही आपको इनडायरेक्ट रिएक्शन के अंदर आपको देनी पड़ी होगी। मिसाल के तौर पे जो डेल्टा एच होगा ना, वो बराबर होगा डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के। तीनों एंथैल्पीज को जब आप ऐड करोगे इनडायरेक्ट प्रोसेस वाले, तो आपको ऑटोमेटिकली वो डेल्टा H के बराबर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर ये डेल्टा H यहाँ पर हम मान लें कि 75 किलो जूल पर मोल था, तो ये जैसे डेल्टा H आपका 25 हो गया, ये आपका 25 हो गया, और ये भी आपको 25 हो गया। तो जब आप अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो, 25 प्लस 25 प्लस 25, तो किसके बराबर आ गया, वो 75 के बराबर। तो यही हेस लॉ कहता है कि रिएक्शन चाहे वो डायरेक्ट हो जाए, चाहे वो मल्टीपल स्टेप्स के अंदर हो, दोनों सूरतों में जो टोटल एंथैल्पी चेंज आता है वो कांस्टेंट रहता है, वो सेम रहता है, फिक्स रहता है। बात समझ आ रही है क्या बात बता रहा हूँ उसमें। अब इसी की एक एप्लीकेशन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हेस लॉ की, कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसकी एक एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि व्हेनेवर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 2 moles ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन सोडियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विथ वाटर। तो इंडस्ट्रीज़ में सोडा ऐश को बनाने के लिए हम एक रिएक्शन करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन हम NaOH से कर देते हैं, और ये NaOH क्या होता है, दिस NaOH इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे क्या बनता है, जो कंपाउंड हमारे पास बनता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाती है। जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल NaOH से रिएक्शन करेगा तो फिर सोडियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और इसके नतीजे में जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, -90 किलो जूल पर मोल। ये माइनस ये बता रहा होता है कि रिएक्शन कैसा है,
एक्सोथर्मिक है, हीट रिलीज हो रही है, तो -90 किलो जूल पर मोल हीट एनर्जी रिलीज हो गई। ये वाला जो रिएक्शन आपके पास हुआ है ये आपका डायरेक्ट रिएक्शन हुआ है, डायरेक्ट स्टेप के अंदर हुआ है। यही रिएक्शन आप इनडायरेक्टली कर सकते थे, आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 2 मोल्स ऑफ NaOH के बजाय जस्ट 1 मोल ऑफ NaOH का रिएक्शन कराते हैं। अब उस सूरत में क्या होता, पहले ये बनता NaHCO3, NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो पहले ये बनता सोडियम बाइकार्बोनेट, और जो डेल्टा H1 जो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एनर्जी चेंज आता है वो -49 किलो जूल पर मोल होता। फिर इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को आप दोबारा 1 मोल ऑफ अनदर मोल ऑफ NaOH से रिएक्शन कराते और फिर ये बन जाता सोडियम कार्बोनेट, और जो एंथैल्पी चेंज आता है इस स्टेप के अंदर वो कितना आता है, -41 किलो जूल पर मोल। तो अगर आपने देखा कि यहाँ पर -90 किलो जूल पर मोल है और यहाँ पर क्या है -49 और -41, तो दोनों को अगर ऐड करोगे 49 और 41 तो कितना आ जाएगा, 90 -90 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि चाहे डायरेक्ट प्रोसेस हो चाहे इनडायरेक्ट प्रोसेस हो, किसी भी तरह से रिएक्शन करेंगे एंथैल्पी चेंज होगा वो सेम आएगा। और यही कहता है हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। तो सारी बात क्लियर हो गई यहाँ पर, क्या मैंने बात बताई, एप्लीकेशन जो मैंने यहाँ पर इसमें बताई हेस लॉ की, ठीक है।